हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास है हमारी, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और ज्योग्राफी में ही हम लोग जो हमारी बुक है ज्योग्राफी के मूलभूत सिद्धांतों की हम लोग बात कर रहे हैं। आज इसी में मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसी में आपका चैप्टर नंबर 4 को हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 4 आपको पता है प्राइमरी एक्टिविटी है। क्या है? प्राथमिक क्रिया। और आप पहले से ही कुछ परिचित होंगे कि हम लोग किनको प्राइमरी एक्टिविटी के नाम पर देखते हैं, किनको हम प्राइमरी एक्टिविटी में तोलते हैं। मुख्यतः हम लोग जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं जो मानव द्वारा की गई एक्टिविटी हैं, हम उनको 3 पार्ट में देखते हैं। प्राइमरी हम लोग आपके क्या देखते हैं? प्राइमरी को, इसमें आपका कृषि हो गया, उत्खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। सेकंड में आपका मैन्युफैक्चर देखते हैं और थर्ड में आपका सर्विस देखते हैं। और एक नया क्वाड्रेंट और आया, हम उसको फोर्थ भी बोलते हैं। एक समय था जब हम लोग 3 प्रकार की सेवा लेते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फोर्थ में भी हम लोग आपका, चतुर्थ में भी हम लोग आ गए हैं। इसी को हम लोग देखेंगे, इसी पर हम लोग आपका बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आखेटक होता है मतलब जो किस तरह से एक व्यक्ति है जो अपने जानवरों को चारा चराने के लिए आपका चारा चरा रहा है, तो ये आपको दिखाई भी देगा। देख लिया आपने चारा चराते हुए इस व्यक्ति को? क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आपका इसमें? चलिए आगे देखिए। मानव वो मानव के वो क्रियाकलाप या वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। यानी कि मानव का कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे उसको इनकम प्राप्त हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? हम उसको कह सकते हैं ये उसकी आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। कितनी क्रियाएं हैं ये? 4 क्रियाओं में इनको डिवाइड कर कर आपका रखा गया। तो कितना देखा है हमने? 4 क्रियाएं पढ़ी है। प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो आपके प्राथमिक क्रिया है वो क्या है आपका? प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। किस पर डिपेंडेंट है? आपका एनवायरमेंट पर। क्योंकि पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिज के उपयोग के विषय में आपका बतलाती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेटक, भोजन संग्राहक, यानी कि आखेटक मतलब किनको समझते हैं? जो आपका जंगलों में आपका शिकार करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? ये क्या है? आखेटक है। भोजन संग्राहक जो अपना खाने को सिक्योरिटी फूड रूप में जो आपका प्रिजर्व करते हैं, उनको संग्राहक बोलते हैं। पशुचारण जो आपका पशु इत्यादि करते हैं, ठीक है। एक है आपका मछली पालन, और है आपका वनस्पति वनों की कटाई, कृषि, खनन कार्य, ये सारी चीजें इसमें आपका सम्मिलित की गई हैं। और इन्हीं को हम लोग आपका देखते हैं कि ये सब किसके अंतर्गत हैं। तो ये आपका प्राइमरी में है। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी अंतर्गत क्या है, तो इस प्रकार जिसमें आखेटक, शिकारी, भोजन, खाद्य संग्रह, मछली पकड़ना, वनों की कटाई, कृषि, ये सब किसमें है? ये जो आपका प्राथमिक क्वाड्रेंट है, क्लियर है, जो पहली स्टेज है, उसी के अंतर्गत ये सारे चीजें इसके अंतर्गत आपका शामिल है। क्लियर है? इनको देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़े। हो गया? आगे बढ़े। चलिए इसके आगे अगर आप लोग गौर करके देखेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग विचार करेंगे। कह रहे हैं कि मछली पकड़ने एवं कृषि कार्य करने को क्रम से आपका तटीय मैदान भागों में निवासी क्यों करते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाहे वो आपका मछली पकड़ने का काम हो या फिर जो आपका कृषि करने का काम हो, ये क्रम है वो आपके तटीय मैदानी भागों में ही निवासी ही क्यों करते हैं? क्योंकि वे आपका देखेंगे भौतिक और सामाजिक जो फैक्टर हैं, वे आपके प्रदेशों में प्राइमरी एक्टिविटी में इस प्रकार से जो भी निर्धारित हैं वो आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? और उसी पर बात भी करेंगे। बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत, सबसे पहले आप देखिए आखेटक एवं भोजन संग्रहक के रूप में कि शिकारी और भोजन संग्रहक क्या थे। आखेटक को बता चुका हूं कि जो हमारे शिकारी होते हैं हम उनको आखेटक कहते हैं। उनको हम थोड़ा सा इसी में आपका देख रहे हैं। कह रहे हैं कि मानव सभ्यताओं के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए समीप के पर्यावरण पर निर्भर था। कह रहे जब मानव की सभ्यता अस्तित्व में आ रही थी,
और जो भी इनिशियल टाइम था, आरंभिक समय था, जिसको हमने क्या कहा है, आदिम कालीन मानव कहा है। कहते हैं ना आदि मानव हम लोग थे, आदि मतलब प्राचीन, पुरा समय में, मानव मतलब उस समय के जो लोग आपका जीवन निर्वाह कर रहे थे उसको हमने क्या कह दिया, आदि मानव। तो उसका जो जीवन निर्वाह था, जिस हिसाब से उसका जीवन चल रहा था, वो किस पर डिपेंडेंट था, तो उसके जो पास का एनवायरनमेंट था वो उसी पर निर्भर था। अब वहाँ के पेड़ पौधे, उनको उनके फल फ्रूट कंद मूल आंखें तक करके उनको खाना था, वो ही उसकी जीवन की मेन क्या थी, मेन उसका फूड पार्ट था। अब कह रहे हैं कि उसके जीवन निर्वाह दो कार्य पर होता था। पहला था पशुओं का आंखें टक करना, यानी कि अगर उसको अपना भोजन चाहिए आदि मानव को, तो सबसे पहले वो क्या करे, जो पशु हैं उनको मारे और खाए। दूसरा था अपने समीप के जंगलों से, जो उसके पास पड़ोस में जंगल हैं, उसके से जंगली पौधों को, कंद मूल फल आदि को एकत्रित कर ले, यानी कि जो खाने के हैं कंद मूल पौधे हैं, जड़ हैं, उनको खा ले तो जीवित रह सकता है। तो आदि मानव के लिए कितना था, दो पार्ट थे जिनसे वो जीवित रह सकता था। दोनों को आप इसमें देख लीजिए, आपको आप पढ़ाया है, कै और खे में लिखा है स्पष्ट। एक में क्या लिखा है, आखेटक, क्या लिखा है बच्चों, आखेट यानी कि शिकार। और दूसरे में क्या लिखा है, जो भी आपके पड़ोस के कंदमूल थे वो उन्हीं बाप के कंदमूल पर क्या था, वो आपका डिपेंडेंट था। ठीक, इन्हीं कंदमूल के ऊपर वहां उसकी निर्भरता थी। क्लियर है, ये स्पष्ट आपको देख लिया आप लोगों ने। चलिए, आप कह रहे हैं कि आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत अत्याधिक गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग आखेटक द्वारा जीवन यापन करते थे। तत्कालीन विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकरण से युक्त होगा, तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में अभी भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। कह रहे हैं आज भी जो भी आपके कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में, वो क्या करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण कई प्रजातियां लुप्त हो गई हैं या संकटापन है। लुप्त का मतलब है कि अब वो लोग आपका दिखाई नहीं देती, संकटापन का मतलब है कि लुप्त होने की कगार पर है, बहुत कम बची हुई हैं, हम उनको संकटापन में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो प्राचीन काल में आखेटक पत्थर, लकड़ी और औजार जो बने हैं, उन्हीं पर आप देखोगे तो तीर इत्यादि का प्रयोग किया गया, जिसे मारे जाने वालों की पशुओं की संख्या भी सीमित रहती है। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? अब क्वेश्चन है कि आपने भारत में जो हंटिंग हो रही थी, आपने प्रतिबंध क्यों लगा दिया? तो उसका कारण अगर आप लोग देखोगे, तो अगर इसके कारणों को पढ़ोगे तो बड़े स्पष्ट रूप से हो जाएगा। सबसे पहला है कि जो हमारे जानवर हैं, जानवरों का जो शिकार हो रहा है, यानी कि जो आखेट हो रहा है, उनको क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण की हमको क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। क्या करनी है, सुरक्षा, इसके लिए। तीसरा है जीव जंतुओं का व नेशनल पार्क इत्यादि का संरक्षण करना। ये सारे ऐसे कारण हैं जिन पर आप देखेंगे भारत में शिकार पर प्रतिबंधित किया गया है। ठीक, और आप वन्य जीवन एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। क्लियर है, चलिए इतना देख लिया। आप कह रहे हैं कि भोजन संग्रह, भोजन संग्रह का मतलब है जो लोग अपने खाने को इकट्ठा करते थे, अनाज वनाज को इकट्ठा कर लिया, पेड़ मूल कंद को इकट्ठा कर ले ताकि हम बाद में इसको खा सके। और कह रहे हैं कि आखेटक प्राचीनतम ज्ञान आर्थिक क्रिया है। प्राचीन समय में उनकी जो मेनली एक्टिविटी थी वो क्या थी, इकोनॉमिकल, वो हंटिंग ही थी। क्या थी उनकी, शिकारी थी। कह रहे हैं विश्व में विभिन्न प्रकार के भागों में कर्तव्य स्तर पर रूप किया जाता है। कठोर व आपकी जलवायु है, इन सभी को आपका दशाओं में इनको देखा जाता है। ठीक, इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। और कह रहे हैं कि जो लोग हैं, आदिमकालीन समाज है, इसी को इस प्रकार से इसमें किया जाता है। ठीक है, लोग अपने भोजन वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता पूर्ति हेतु पशु और वनस्पति का संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, पशुओं का
पशुओं की खाल से और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे कंदमूल इकट्ठा कर कर अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। ये लिखा है ना, भोजन और वस्त्र के लिए किस पर डिपेंडेंट है? पशु और आपके वनस्पति पर। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीक का ज्ञान आवश्यक है। बहुत कम पूंजी लगती है और लो स्किल की नॉलेज के साथ ही इनका काम चल जाता है। इससे भोजन अधिशेष भी नहीं रहता। अधिशेष का मतलब समझते हो? आपने इकोनॉमिक्स में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं आपको अधिशेष बता रहा था। अधिशेष का मतलब है जितना आपने किसी वस्तु में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी कॉस्ट आपको निकलकर जो रिमेनिंग बच जाए उसी को हम कहते हैं अधिशेष, यानी कि बेसिकली प्रॉफिट को ही अधिशेष कहते हैं। एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम थी और पर हेड जो प्रोडक्शन था उसकी भी कंडीशन कैसी थी? इतनी आपकी अच्छी नहीं थी, लो लेवल था। तो देखिए किस तरह से बीनते थे। मिजोरम में संतरे एकत्रित करती महिलाएं। मिजोरम का एक फोटो आपको दिखाया गया है, देखिए। देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा भोजन संग्रह के रूप में हमने भारत की कंडीशन को देखा, थोड़ा विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी हम थोड़ी सी नजर दौड़ा लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएं, बहुत सारी चीजों को पता लगे। कह रहे हैं भोजन संग्रह विश्व में 2 भागों में किया जाता है। कह रहे अगर आप भोजन, आप प्रिजर्वेटिव की बात करोगे तो वर्ल्ड में भी 2 ऐसे रीजन हैं, क्षेत्र हैं, भाग हैं जहां पर क्या होता है, भोजन को आज भी प्रिजर्व किया जाता है। तो पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिनमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, निम्न अक्षांशों में जैसे अमेजन बेसन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश। समझिए आप थोड़ा सा। हाई एल्टीट्यूड का मतलब समझते हैं? उच्च अक्षांश, जैसे कि 70-80 जो आपके अक्षांश है उनके वाला जो पार्ट है ये समझ लीजिए। ऐसे पृथ्वी बनी, ये 0 डिग्री ये होगा। यहाँ पर कौन सी मौसम होती है ऋतु? हमेशा शीत ऋतु रहती है ये इस क्षेत्र में। तो शीत ऋतु रहेगी। जब यहाँ सब में बर्फ होगी तो इनको अपने खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी चीज को इन्होंने क्या करना पड़ेगा आपको? इनको बच्चों संरक्षित करना पड़ेगा। संरक्षित का मतलब है आप ये उनको आपका प्रिजर्व आपका करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं जिसमें उत्तरी कनाडा, अभी हम लोग एक एक रीजन मैप के माध्यम से देखेंगे। उत्तरी यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया, ये बोला गया। साउथ चिली, दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का देश है। निम्न अक्षांश, लोअर अक्षांश यानी कि 15-20 के आसपास अमेजन बेसन। आप जानते हैं, अगर आप देखेंगे अमेजन बेसन, आपको जहां पर अमेजन नदी जहां पर बहती है उसका जो पास पड़ोस का रीजन है उसी को बोलते हैं अमेजन बेसिन। क्लियर है? बेसिन का मतलब होता है जब कोई नदी बहती है तो उसका जितना अपवाह तंत्र का क्षेत्र है, जहां तक वो बाढ़, फैलाव, उसके पेड़ पौधे मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जहां तक वो अपना प्रवाह निश्चित करती है मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं बेसिन। जैसे गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, नर्मदा बेसिन। इसी तरह अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो अमेजन बेसिन, नील नदी जिसको हम कहते हैं नील नदी, वांगो, यांगतिसियांग, ये सारी इनका भी एक बहुत बड़ी नदी है। और कह रहे उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, उष्ण मतलब गर्म, कटिबंधीय मतलब जॉन, और आपका अफ्रीका मतलब प्रॉपर आपका अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेशों में पाया जाता है। आइए इमेज के माध्यम से थोड़ा देखें और आप थोड़ा सा इसको बनाएं तो क्लियर होगा। देखिए ये जो रीजन है, ये जो आपको दिया गया है, ये है आपका, यहां लिख देता हूं, लिख दूं, उत्तरी कनाडा, ठीक है। ये है, आप मान लीजिए ये चिली वाला रीजन हो गया और ये अफ्रीका का पार्ट आ गया। अब यहाँ तक तो आपका यूरोप प्लस एशिया है, तो इसलिए पूरा कंबाइंड हमने इसको कह दिया यूरेशिया। ये कुछ साउथ वेस्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, न्यूजीलैंड वगैरह वाला। इन सारे जगह पर क्या होता है, प्रिजर्वेटिव। क्लियर है?
देखिए इसको गौर करिए, हो सके तो एक बार मैप निकालिए अपना वर्ड मैप और उसमें थोड़ा इसको चेक इन बैलेंस कीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाएं। कह रहे हैं विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। कह रहे अगर आप इसको वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं आज के समय में, तो कोई इतना कि आज की तारीख में कोई आपका फूड प्रिजर्वेशन कोई खास वो नहीं है, क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं है। और कह रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर आज इस क्षेत्र में कोई खास हमको कंपटीशन नहीं दिखाई देता है। कई प्रकार की अच्छी किस्म का मतलब होता है वेराइटीज, ठीक है, एवं कम दाम वाली कृषि उत्पाद ने उष्णकटिबंधीय वन भोजन संग्रह के समूह को स्थान ले लिया। अब चीजें क्या हो गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं, उनकी जगह क्या आ गए हैं, आपका कृत्रिम उत्पाद आ गए हैं। डिस्पोजेबल जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका इनकी जगह यूजफुल हो रहा है। अब आप देखिए, पहले जब आपका फ्रिज नहीं था तो खाना प्रिजर्वेटिव कहाँ था इसमें। अब देखिए फ्रिज में आप रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन है। पहले नेचुरल तरीके से प्रिजर्वेशन करते थे, आज क्या है, सब आर्टिफिशियल रूप से आपका प्रिजर्वेशन है। तो जो उनकी अच्छी कीमत है और सबसे बड़ी बात है अच्छी क्वालिटी है और दाम भी कम दाम है, सबसे बड़ी बात है लो प्राइस पर रखा गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो इनको शिफ्ट करते हैं, इनके शिफ्टिंग ही चीजें आपका डिपेंडेबल हो रही हैं और ये जो है हमको अलग एक खास रूप में दिखाई देते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पशुचारण की। इसकी बात करेंगे पशुचारण। ये आपका पशुचारण क्या होता है, किसको आप पशुचारण के अंतर्गत ऐड करते हैं, कैसे उसकी एड ऑन कंडीशंस हैं, इन सारी चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत ही गौर करके देखेंगे। तो फिलहाल जितना हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, मुझसे पूछ लें आप अच्छे से। चलिए, अब कह रहे हैं कि आधुनिक समय में भोजन संग्रह का कार्य कुछ भागों में व्यवसायीकरण हो गया है। कह रहे हैं कि अगर आप लोग देखोगे इस मॉडर्न टाइम में बहुत सी जगह फूड प्रिजर्वेटिव का जो कार्य है वो आपका कैसा है, ट्रेडिंग पॉइंट है, आपका व्यापारीकरण है। लोग उसे पैसा कमा रहे हैं फूड को आपका प्रिजर्व करके। जैसे लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल, औषधियां, पौधों को सामान्य रूप से शोषित कर यानी कि उनको फिल्टर करके बाजारों में बेचते हैं, बेचने का कार्य कर रहे हैं। और कह रहे हैं पौधों के विभिन्न भागों में ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छालों का प्रयोग, कुनैन, चमड़ा तैयार करना, कॉक की पत्तियों का उपयोग, पेय पदार्थ, दवाई, कर्तबंधन वस्तुओं के लिए, रेशम के बने कपड़े, फलदार चीजें, भोजन, तेल, कपड़ा, इन सब का कैसा है, बहुत बड़ी अच्छी मात्रा में उपयोग होता है और इनको देखा जाता है और आप इनको देख सकते हैं कैसे चीजें। क्लियर है ये सारी चीजें। अब देखिए हम इसी में बात करते हैं आगे, बात कर रहे हैं पशुचारण की। कह रहे हैं कि आखेटेक पर निर्भर रहने वाले समूहों ने जब ये महसूस किया, ऐसे लोग जो केवल शिकार पर ही डिपेंडेबल थे, उन्होंने महसूस किया कि जीवन भर भरण पोषण नहीं किया जा सकता। शिकारी ने क्या सोचा कि आप केवल इसी आधार पर अपने जीवन का भरण पोषण करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तब मानव ने पशुपालन व्यवस्था के विषय में सोचा कि क्यों ना हम लोग पशुओं को पाल लिए जाएं, और अगर हम पशुओं को पालेंगे शायद तो हमारा लंबे समय तक जो फूड है, जो खाने की प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद इसमें सोल्यूशन हो जाए कुछ। अब देखिए विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। अब उन्हीं कुछ पशुओं का चयन किया। उनके पास गाय थी, भैंस थी, कुत्ता था, घोड़ा था। उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने सिलेक्शन किया, लिखा है ना कि विषय में सोचा और दशाओं को देखा और उनका चयन किया। चयन का मतलब होता सिलेक्शन करना कि किसको हमको रखना है, किसको नहीं। और कह रहे हैं भौगोलिक कारक जो भी आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर थे, टेक्निकल डेवलपमेंट था, उनके बेसिस पर आपका फ्यूचर में पशुपालन एक आपका कमर्शियल हो गया है। और आप जानते हैं कि आज की तारीख में एनिमल हस्बेंड्री एक आपका प्रॉफिटेबल है, डेयरी फार्मिंग का पार्ट है, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही काउंट किया जाता है और मिस एग्रीकल्चर में भी इसको रखा गया है। और कह रहे हैं इसको व्यापारिक स्तर पर भी किया जाता है और इसको बहुत बड़े में आपके कमर्शियल लेवल पर भी हम लोग इसको करते हैं। देख लिया इतना? चलिए कुछ डाउट हो पूछ लीजिए।
देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट, चलिए पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग रिवीजन करिए, गौर के पढ़िए, कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।